Now regarding air pollution, let us do a case study. अब व्हीकलर यूज इतना ज़्यादा हो रहा है पॉपुलेशन के साथ साथ कि इन 1990s Delhi was rated the fourth most polluted city in the world. अब इतना ज़्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन हो रहा था, डिजीजेज हो रही थी, एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की गई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंस्टेंट एक्शंस लेने पड़े थे। अब उन इंस्टेंट एक्शंस में एक एक्शन ऐसा था जिसने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को कम किया, एंड व्हाट वाज दैट? The conversion of all public transport to CNG, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होता था उस सब को CNG में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब अगर उसमें पेट्रोल यूज हो रहा है, उसमें डीजल यूज हो रहा है, उन सब में ऐसे मैकेनिज्म इंस्टॉल किए गए जिससे CNG यूज हो। तो 2004 तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2002 तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG इंस्टॉल कर दी गई थी। में स्टार्ट हो 2004 तक जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग द बसेस, द ऑटोज, सब में CNG इंस्टॉल कर दिया गया था। नाउ यू मे आस्क, हाउ इज CNG बेटर देन पेट्रोल और डीजल? ना CNG जब बर्न करता है तो जो उसमें अनबर्न्ड रेजिड्यू होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। जैसे पेट्रोल और डीजल में हमारे पास अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन थे, मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड थी, नाइट्रिक ऑक्साइड थी, तो हमारे पास बहुत ज्यादा रेजिड्यू और एग्जॉस्ट निकल रहा था। CNG में क्या फायदा होता है? CNG में जो अनबर्न्ड रेजिड्यू है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है, और CNG इज वे टू चीपर दैन द डीजल और पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। अब एक डिसएडवांटेज था या फिर एक जो हमें प्रॉब्लम फेस हुई CNG इंस्टॉल करने में, वो ये थी कि CNG ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइंस, थ्रू सेटिंग ऑफ पाइपलाइन थ्रू वेरियस पंप्स वाज वेरी डिफिकल्ट। अब CNG की पाइपलाइन सेट करने में डिफिकल्टीज हुई, वरना CNG में हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा था। डीजल और पेट्रोल दोनों से ही ज़्यादा बेटर है CNG। इट इज़ द मोस्ट efficient fuel we can say as compared to diesel or petrol.
Now, government laid road maps to reduce vehicular pollution. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूरो 3 नॉर्म. अब यूरो 3 नॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज द ऑटो फ्यूल पॉलिसी. अब इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू यूरो 3 नॉर्म ऑल द व्हीकल्स इंस्टॉल्ड विद पेट्रोल और डीजल, उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और सल्फर रिलीज का एक्सटेंट बहुत मिनिमाइज कर दिया गया था, उसके लिए लिमिटेशंस दे दी गई थी. फॉर एग्जाम्पल, the sulfur content cannot exceed 350 ppm, that is parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol. ये लिमिटेशन सेट की गई थी बिकॉज सल्फर कंटेंट अगर रिलीज होगा, बहुत ज़्यादा सल्फर रिलीज होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी. सल्फर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, सल्फर की वजह से एसिड रेन होती है और भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. सो यूरो 3 नॉर्म ने लिमिट सेट कर दी थी कि सल्फर कंटेंट अगर कोई भी फ्यूल हो, जैसे कि डीजल हो, तो डीजल में 350 पार्ट्स पर मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए और पेट्रोल में 150 पार्ट्स पर मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए. एक और लिमिटेशन थी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज हो रहे हैं उसको 42% पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए. तो हमने कोई भी फ्यूल लिया, चाहे डीजल लिया चाहे पेट्रोल लिया, उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो अमाउंट है वो 42% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो यूरो 3 नॉर्म में सल्फर कंटेंट पर लिमिटेशन लगाई गई और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे, बट द मेन एम वाज टू रिड्यूस the amount of sulfur content and hydrocarbonate content. तो जो इन सब के अमाउंट, इनको और कम लाने के लिए अब और नॉर्म्स लाए जाएंगे और स्टेप्स लिए जाएंगे. बट यूरो 3 नॉर्म में 150 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल एंड 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल, इन सब में सल्फर कंटेंट पर लिमिटेशन थी और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 42% तक लिमिटेशन लगाई गई.